हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैनेजमेंट क्लासेस। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी अबाउट दी वेरियस साइंटिफिक प्रिंसिपल्स गिवन बाय टेलर। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक से आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए। ये बिजनेस स्टडीज़ क्लास 12 का चैप्टर 2 है जिसके बारे में मैं एक्सप्लेन करूँगी। और हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स मैंने अपनी लास्ट वीडियो में दे रखे हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं टेलर के बारे में, तो F.W. टेलर जो थे वो अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर थे, जो ये सोचते थे कि किसी भी वर्क को करने के लिए एक सिस्टमैटिक तरीका होना चाहिए, ना कि वो जो भी तरीका है, जो भी वर्किंग स्टाइल है, वो अपने खुद के इंट्यूशन या अपने खुद के एनालाइजिंग या ऑब्जर्वेशन पे नहीं होनी चाहिए, बल्कि एक स्पेसिफिक मेथड होना चाहिए एक वर्क को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, इनकी जो बुक्स थी वो पब्लिश हुई है प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इन 1911। जब टेलर ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते थे तो उन्होंने ये एनालाइज करा कि जो लोग हैं वो स्किल्ड नहीं है, इतनी लेबर क्लास जो है वो इतनी स्किल्ड नहीं है, और जो मैनेजर्स हैं वो सारे ह्यूमन रिसोर्सेज को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं इफ़ेक्टिवली। ठीक है, प्लस कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं मिल पा रहा है ऑर्गेनाइजेशन को फ्रॉम द मैनेजर्स एंड फ्रॉम द लेबर्स। तो उन्होंने डिसाइड करा कि एक ऐसे कुछ स्टैंडर्डाइज तरीके होने चाहिए जिसके बेसिस पर वर्क को कंप्लीट करा जा सके, ताकि जो भी ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली अचीव कर सकें। अब अगर हम बात करते हैं वेरियस प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, तो टेलर ने 4 प्रिंसिपल्स दिए हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट के। दैट they are science not rule of thumb, harmony not discord, cooperation not individualism, development of every person to his or her greatest efficiency and prosperity। ये चारों प्रिंसिपल्स बहुत ही ज़्यादा इजी हैं। मतलब जो इनकी मेन हेडिंग्स हैं इनको पढ़ने के बाद ही हम इजीली ये समझ पा रहे हैं कि इसके विद इन क्या बताया है टेलर ने। तो अगर हम फर्स्ट प्रिंसिपल की बात करें जो है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, तो इसमें उन्होंने बोला है विच इम्प्लाइज डेवलपिंग वन स्टैंडर्ड मेथड थ्रू वर्क स्टडी यूनिफाइंग द बेस्ट प्रैक्टिसेस ग्लोबली विच वुड रिजल्ट इन द ऑप्टिमम रिसोर्स यूटिलाइजेशन। ये जो कॉन्सेप्ट है ये ट्रायल एंड एरर मेथड पर बेस्ड है। टेलर ये बोलते हैं कि किसी भी टास्क को एफिशिएंटली परफॉर्म करने के लिए एक बेस्ट पॉसिबल मेथड होना चाहिए। ठीक है, जो कहाँ से आएगा, जो इन डेप्थ एनालिसिस से आएगा, किसकी, जॉब की, मतलब वर्क स्टडी, मतलब इन डेप्थ एनालिसिस हो रही है जॉब की, उसके बाद जो मेथड निकल कर आएगा वो ही बेस्ट मेथड होता है किसी टास्क को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, इससे क्या होगा, टाइम सेव होगा, प्लस एक स्टैंडर्डाइजेशन आ जाएगा वर्क में, और रिसोर्सेज की जो वेस्टेज है वो अवॉइड हो सकेगी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड से इनका मतलब है विच इम्प्लाइज दैट देयर शुड बी अ मेंटल रिवॉल्यूशन ऑन पार्ट ऑफ मैनेजर, वर्कर्स एंड ओनर्स टू रिस्पेक्ट ईच अदर्स रूल्स एंड एलिमिनेट एनी क्लास कॉन्फ्लिक्ट टू रियलाइज ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। टेलर एम्फोसाइज डालते हैं इस प्रिंसिपल में कि पीस और हार्मनी वर्क प्लेस पे मेंटेन होनी चाहिए, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए अमंग द मैनेजर्स एंड द वर्कर्स। क्योंकि अगर कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा, नेगेटिविटी होगी, और नेगेटिविटी होगी तो प्रोडक्टिविटी में डिक्लाइन होगा। तो इसीलिए इन्होंने ये बोला है कि एक फ्रेंडली रिलेशनशिप होना चाहिए बिटवीन द मैनेजर्स एंड द लेबर्स, और दोनों एक दूसरे को वैल्यू करें, एक तरीके का मेंटल रिवॉल्यूशन होना चाहिए दोनों के बिहेवियर में, ताकि दोनों के अंदर एज अ टीम एक टीम स्पिरिट आ सके। नेक्स्ट है कॉर्पोरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। ये एक्सटेंशन है प्रिंसिपल ऑफ हार्मनी का, नॉट डिस्कॉर्ड, whereby constructive suggestions of workers should be adopted and they should not go on the strike as both management and workers share responsibility and perform together. In fact, there should be complete cooperation between the labor and the management instead of individualism। Individualism मतलब
अकेले, कॉपरेशन मतलब एक साथ। तो एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बहुत सारे इंडिविजुअल्स, बहुत सारे पर्सनल या ह्यूमन रिसोर्सेज से बनती है, और हर एक ह्यूमन रिसोर्स, चाहे वो लेबर हुआ चाहे वो मैनेजर हुआ, वो हर कोई इक्वली इम्पॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन में। बिजनेस का मतलब होता है टीम वर्क और कॉर्पोरेशन। तो अगर जब टीम वर्क और कॉर्पोरेशन ही नहीं होगा तो डिज़ायर्ड रिजल्ट्स ऑर्गेनाइजेशन अचीव नहीं कर पाएगी। इसीलिए जो भी एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं उनको एक साथ काम करना चाहिए, कीपिंग असाइड देयर ऑब्जेक्टिव्स एंड ईगो ऑब्जेक्टिव्स, देयर पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। और ईगो को उनको एक साइड में रख देना चाहिए, और जो भी ऑर्गेनाइजेशन का कॉमन गोल है उसके लिए मिलकर मैनेजमेंट और लेबर को एक साथ काम करना चाहिए। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी, व्हिच implies डेवलपमेंट ऑफ competencies of all the person of an organization after their scientific selection and assigning work suited to their temperament and एबिलिटीज़। जब हम किसी भी एम्प्लॉय का साइंटिफिक सिलेक्शन कर रहे हैं, साइंटिफिक सिलेक्शन से यहाँ पर मतलब है कि एक पर्टिकुलर मेथड के थ्रू अगर हम उनका सिलेक्शन कर रहे हैं और उनको हम वर्क सूट कर रहे हैं, जो भी हम मतलब उनको टास्क दे रहे हैं वो उनकी टेम्परामेंट या एबिलिटीज़ पर ही बेस्ड होना चाहिए, जिसके लिए वो कम्पीट कर पाएँ या जिसके लिए वो कॉम्पिटेंट हो, ठीक है। प्लस टेलर ने ये भी बोला है कि जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देनी चाहिए किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए। क्यों? क्योंकि कोई भी ह्यूमन बीइंग परफेक्ट नहीं है, हर जगह देयर इज़ अ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट, और जब इम्प्रूवमेंट होगा तो क्या होगा, उनकी एफिशिएंसी और प्रॉस्पेरिटी ऑर्गेनाइजेशन की बढ़ेगी। इट विल हेल्प बोथ द एम्प्लॉयज़ एज वेल एज द ऑर्गेनाइजेशन इन अचीविंग देयर डिजायर्ड गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। अब हम अगर बात करते हैं टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, वो हमने पढ़े थे प्रिंसिपल्स, जो 4 प्रिंसिपल्स थे। अब हम बात करेंगे टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हमारी आ जाती है फंक्शनल फोरमैनशिप। Functional foremanship is a technique in which planning and execution are separated. There are 8 types of specialized professionals for each under planning and execution who keep a watch on all the workers for optimum performance. It is contrary to unity of command. जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, पहला क्या है, हमारा फैक्ट्री मैनेजर है, उसने 2 लोगों को ड्यूटीज़ डिवाइड कर दी, एक है प्लानिंग इंचार्ज, एक है प्रोडक्शन इंचार्ज, या हम कह सकते हैं एग्जीक्यूशन, ठीक है। अब प्लानिंग इंचार्ज के अंदर 4 स्पेशलाइज्ड पर्सन है, ऐसे ही प्रोडक्शन इंचार्ज के अंदर 4 स्पेशलाइज्ड पर्सन है, ठीक है। हर एक स्पेशलाइज्ड पर्सन किस पे वॉच रख रहा है और किससे काम करवा रहा है, वर्कमैन से काम करवा रहा है। टेलर ने ये बोला है कि कोई भी जो पर्सन वर्क कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, उसके अंदर सारी क्वालिटीज़ नहीं हैं, ठीक है। तो इसीलिए उसने क्या आइडिया लेकर आया कि जो भी मैनेजरल एक्टिविटीज़ है उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, प्लानिंग एंड प्रोडक्शन। तो इसलिए जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, जो मैनेजर है उसने एक्टिविटीज़ को 2 में डिवाइड कर दिया, प्लानिंग और प्रोडक्शन। एक उसने एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी प्लानिंग की, प्लानिंग इंचार्ज को, प्रोडक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसे दे दी, प्रोडक्शन इंचार्ज को दे दी। अब ये जो 2 इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है, इनके अंडर अगेन 4 स्पेशलाइज्ड पर्सन हैं, जो कि आप देख रहे हैं डायग्राम में, और वो किससे काम करवा रहे हैं, वर्कमैन से काम करवा रहे हैं, ठीक है। अगर अब हम सेपरेटली बात करें फैक्ट्री मैनेजर की, तो ये कौन होता है, ये मैनेजर पोजीशन, हाईएस्ट मैनेजर पोजीशन होल्ड करता है ऑर्गेनाइजेशन में, और रिस्पॉन्सिबल होता है प्रॉपर फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। बात करते हैं प्लानिंग इंचार्ज की, तो ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज, स्ट्रैटेजीज, प्रोसीजर्स ऑफ द ऑपरेशनल एक्टिविटीज़, और अपने वर्क को सिंप्लीफाई करने के लिए अब ये 4 स्पेशलाइज्ड पर्सन को अपॉइंट करते हैं। जो पहला आ जाता है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, ये क्या डिटरमाइन करते हैं, ये डिटरमाइन करते हैं और डायरेक्ट करते हैं हाउ द वर्क हैज़ टू बी परफॉर्म, वर्क को कैसे परफॉर्म करना है। रूट क्लर्क ये डिसाइड करते हैं व्हाट ऑल इज़ टू बी डन एंड द स्टेप्स विच आर टू बी टेकन टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क, मतलब क्या क्या होना है और कौन कौन से स्टेप्स ऐसे लिए जाएंगे कि जिससे पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म किया जा सके। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क ये डिटरमाइन करते हैं टाइम लिमिट, कि कितने टाइम लिमिट में कितना वर्क कंप्लीट होना है और उस वर्क को कंप्लीट करने के लिए कितनी कॉस्ट इन्वॉल्व होगी। डिसिप्लिनेरियन ये कौन होते हैं, जो ये इंश्योर करते हैं कि डिसिप्लिन फॉलो हो रहा है नहीं हो रहा है, रूल्स एंड रेगुलेशन, कोड ऑफ कंडक्ट ऑर्गेनाइजेशन में लेबर क्लास फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है। अब जो नेक्स्ट आ जाता है वो हमारा आ जाता है प्रोडक्शन इंचार्ज। प्रोडक्शन इंचार्ज क्या देखता है, उनको सारी ऑपरेशनल और प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ अंडरटेक करनी होती है। इनके अंडर में जो 4 क्लर्क होते हैं उसमें सबसे पहले आ जाता है स्पीड बॉस। ये क्या इनके पास किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, फॉर गेटिंग द वर्क डन ऑन टाइम, मतलब टाइमली
वर्क कंप्लीट हो जाए। कैन बॉस, ये क्या देखते हैं कि अवेलेबिलिटी है इक्विपमेंट टूल एसेसरीज़ की या नहीं है। रिपेयर बॉस, ये सारे रिपेयर्स मेंटेनेंस देखते हैं टूल्स एंड मशीनरी की जो प्रोडक्शन में यूज़ हो रही है। इंस्पेक्टर, ये क्या देखते हैं कि जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो प्लान मैनर में फुलफ़िल हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, प्लस जो भी क्वालिटी बन रही है प्रोडक्ट्स की वो एज़ पर स्टैंडर्ड्स हैं या नहीं है। बात करते हैं वर्कमैन की, तो ये कौन होते हैं, लेबर होती हैं या वर्कर होती हैं जो एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल होती हैं टास्क को परफॉर्म करने के लिए। और ईच वर्कर इज सुपरवाइज्ड एंड मॉनिटर्ड बाय अबव ऑल दीज 8 डिफरेंट क्लर्क्स। ठीक है। अब जो नेक्स्ट टेक्निक आती है हमारी, वो हमारी आती है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ द वर्क। स्टैंडर्डाइजेशन refers to developing standards for every business activities, whereas simplification refers to eliminating superfluous varieties of products or service. It results in saving of cost of labor, machines and tools. It leads to fuller utilization of equipment and increase in turnover. टेलर ये बोलते हैं कि एक फिक्स स्टैंडर्ड होना चाहिए हर चीज़ का, जैसे कि प्रोडक्ट का, रॉ मटेरियल का, प्रोसेस का, मशीनरी का, वर्किंग कंडीशन का। टाइम को सेव करने के लिए, कॉस्ट को सेव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को स्पेशलाइजेशन लेकर आना चाहिए। स्पेशलाइजेशन का मतलब एक स्टैंडर्ड्स फिक्स कर देना चाहिए जिसके अगेंस्ट वो अपने जो भी उसके टारगेट्स हैं उनको वो इवेलुएट भी कर सके, मेजर भी कर सके। प्लस जो भी टास्क होता है प्रोडक्ट लाइन का वो सिंप्लीफाई हो जाना चाहिए। किसके लिए, एक्सटेंडेड कॉस्ट को सेव करने के लिए। किसकी एक्सटेंडेड कॉस्ट, टूल्स की, मशीन्स की, लेबर की। अब वो कैसे सेव कर सकते हैं, वो कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, वो सिंप्लीफिकेशन ऑफ द वर्क को सिंप्लीफाई करके, मतलब जो भी अनप्रोडक्टिव टास्क हैं, जो भी यूज़फुल एक्टिविटीज़ नहीं है उसको एलिमिनेट करके हम वर्क को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो स्टैंडर्डाइजेशन में आता है एक स्टैंडर्ड्स फिक्स कर देना जिस फॉर द प्रोडक्ट, रॉ मटेरियल्स, प्रोसेस, मशीनरीज एंड सो एंड। सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क में आ जाता है कि जितनी भी अननेसेसरी एक्टिविटीज़ है उनको एलिमिनेट कर दें ताकि कॉस्ट को सेव कर सके और रिसोर्सेज को बचा सके। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा method study. The objective of method study is to find out the one best method of doing the job to maximize efficiency in the use of materials, machinery, manpower and capital. मतलब जो भी मैनेजर्स हैं उनको किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए एक पर्टिकुलर मेथड अडॉप्ट कर लेना चाहिए। जैसे कि सिलेक्शन में एक पर्टिकुलर मेथड के थ्रू ही अगर वो मैनेजमेंट अपना सिलेक्शन प्रोसेस करेगी तो उसको कॉस्ट इफेक्टिव भी पड़ेगा और उसका प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज़ होगी और एफिशिएंसी भी इंक्रीज़ होगी। मेथड मतलब एक तरीका, स्टैंडर्ड तरीका या एक सिंपल मेथड। नेक्स्ट हमारा आ जाता है मोशन स्टडी। इट सीक्स टू एलिमिनेट अननेसेसरी मोशंस इन द एग्जीक्यूशन ऑफ द जॉब टू एनेबल इट टू बी कंप्लीटेड इन लेस टाइम एफिशिएंसी। मोशंस मतलब एक्टिविटीज़ या मूवमेंट्स, एक्टिविटीज़ भी नहीं कहेंगे हम, सॉरी, इसको हम मूवमेंट्स कहेंगे कि एक पर्सन जब जॉब करता है तो वो कौन कौन से मूवमेंट्स करता है। तो जो मैनेजर होता है वो उस पर ऑब्जर्वेशन रखता है और टाइम टू टाइम उसके मूवमेंट्स को नोट डाउन करता रहता है। अब जो भी उसकी मूवमेंट्स ऐसी होंगी जो अनप्रोडक्टिव है या जिसकी ज़रूरत नहीं है, तो मोशन स्टडी में क्या होता है, उन मूवमेंट्स को एलिमिनेट कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है मोशन स्टडी, ताकि हम वर्क को और ज़्यादा सिंप्लीफाई कर सकें। नेक्स्ट हमारा आ जाता है टाइम स्टडी। इट डिटरमाइंस द स्टैंडर्ड टाइम टेकिंग टू परफॉर्म अ वेल डिफाइंड जॉब। द ऑब्जेक्टिव ऑफ टाइम स्टडी इज टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ वर्कर्स टू बी एम्प्लॉयड, फ्रेम सुटेबल इंसेंटिव शेड्यूल स्कीम्स एंड डिटरमाइन लेबर कॉस्ट। ये एनालाइज करना कि एक एक्टिविटी या एक टास्क को कैरी आउट करने में कितना टाइम कंज्यूम होगा, ठीक है, इन अ स्पेसिफाइड मैनर, ये आता है हमारा टाइम स्टडी में। ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर हमने किसी एक्टिविटी को टाइम से ज़्यादा आगे फॉरवर्ड कर दिया, मतलब टाइम के विद इन हमने नहीं कंप्लीट करा, तो उससे क्या होगी, प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। और अगर हमने उसको पहले ही अकम्प्लिश कर दिया बिफोर द गिवन टाइम, तो ये क्या शो करेगा कि वी आर लैकिंग इन एफिशिएंसी। ठीक है, तो इसलिए टाइम स्टडी ज़रूरी है। नेक्स्ट आ जाती है हमारी fatigue study. It seeks to determine amount and frequency of rest intervals in completing a task. फेल बोलते हैं कि अगर आपको प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करनी है, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस इंक्रीज़ करनी है, तो आपको लेबर या वर्कर्स को कुछ रेस्ट टाइम इंटरवल देना चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने क्या चीज़ प्लान करी कि कितने नंबर ऑफ़ रेस्ट इंटरवल्स देने चाहिए, उनकी क्या फ्रीक्वेंसी होगी और उनकी क्या ड्यूरेशन होगी, कितने टाइम का वो रेस्ट इंटरवल होगा। क्यों, क्योंकि एक ह्यूमन बॉडी को कुछ रेस्ट की ज़रूरत होती है। अगर आप अगर हम बोलते हैं आपकी मदर भी पूरे दिन काम करती है तो उनको भी कुछ रेस्ट चाहिए।
ठीक है। तो इसी तरीके से टेलर ने सजेस्ट करा कि एक वर्कर को भी रेस्ट इंटरवल्स प्रोवाइड करने चाहिए ताकि वो वर्क इजीली कर पाए। नेक्स्ट आ जाता है डिफरेंशियल पीस बेस्ड सिस्टम। इट सीक्स टू रिवॉर्ड अ मोर एफिशिएंट वर्कर बाय गिविंग हिम हर मोर वेजेस फॉर मोर क्वांटिटी ऑफ स्टैंडर्ड प्रोडक्शन अचीव्ड, ऑल्सो कॉल्ड परफॉर्मेंस बेस्ड रेम्यूनरेशन। ये परफॉर्मेंस बेस्ड रेम्यूनरेशन होती है जहाँ पर एक फिक्स्ड रेट ऑफ रेम्यूनरेशन नहीं फिक्स किया जाता है, बल्कि एक प्रोडक्शन की क्वांटिटी फिक्स कर दी जाती है और उसके बेसिस पर बोला जाता है कि अगर वर्कर जो है वो क्वांटिटी अचीव कर पाता है, वो उतना प्रोडक्शन कर पाता है उतने यूनिट्स का, तो उसको उसी के अकॉर्डिंग रेम्यूनरेशन मिलेगी। अगर वर्कर नहीं वो यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन या वो क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन अचीव कर पाता है तो उसके रेम्यूनरेशन डिडक्ट हो जाएगा। तो जो भी रेम्यूनरेशन है वो परफॉर्मेंस बेस्ड है, मतलब अगर वो यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन पूरी कंप्लीट कर पाएगा, ठीक है, जितनी भी स्टैंडर्ड दी हुई है, जितना भी जैसे 20 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन उसे बनानी है विद इन 1 वीक, अगर वो अचीव कर लेता है तो उसको उसके हिसाब से रेम्यूनरेशन मिल जाएगी, ठीक है। और नहीं कर पाता है तो उस केस में क्या हो जाएगा, डिडक्शन हो जाएगा। दूसरी अगर तरीके से मैं ये कहूँ तो ये जो है ये परफॉर्मेंस बेस्ड रेम्यूनरेशन है या फिर इंसेंटिव बेस्ड मोटिवेशन है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा मेंटल रिवॉल्यूशन। इट इन्वॉल्व्स अ चेंज इन द एटीट्यूड और परसेप्शन ऑफ द वर्कर्स एंड द मैनेजमेंट टुवर्ड्स वन अनदर फ्रॉम कंपटीशन टू कोऑपरेशन। जो वर्कर्स और मैनेजमेंट का एक दूसरे के लिए नज़रिया है, परसेप्शन है, एटीट्यूड है, बिहेवियर है, उसको ये चेंज करता है। मतलब ये कहता है कि दोनों के बीच में जो भी परसेप्शन है, एटीट्यूड है, वो किस में चेंज हो जाना चाहिए, कंपटीशन से कोऑपरेशन के बीच में। दोनों के बीच में कंपटीशन नहीं रहना चाहिए बल्कि एक टीम स्पिरिट रहना चाहिए, एक कोलैबोरेशन रहना चाहिए और दोनों को ये सोचना चाहिए कि दे आर दी पार्ट ऑफ अ फैमिली या दे आर दी मेम्बर्स ऑफ अ फैमिली टू अचीव दी ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ठीक है। तो ये कुछ टेक्निक्स थी गिवन बाय दी टेलर। और उससे पहले हमने क्या पढ़ी थी, 4 प्रिंसिपल्स थे और बाद में हमने क्या पढ़ी, वेरियस टेक्निक्स गिवन बाय टेलर। सो आई होप आपको वीडियो समझ में आई तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें कोई भी क्वेरी एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।